Hello students, today we will discuss a very important topic of human reproductive system, that is female reproductive system part 1। मैं हूं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आपको बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाइड कर दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट 1 हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें हम बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की, एंड पार्ट 2 में हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड पार्ट 3 में हम आपसे बात करेंगे अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो आज का जो ये लेक्चर है दैट इज द पार्ट 1, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है, यानी कि इसमें हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वजाइना। तो पार्ट 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखना चाहते हैं, जब हम जानना चाहते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरऑल कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, तो एक प्रॉपर तरीके से हमें इसे डिस्कस करना होगा। यानी कि पार्ट 1 में हम इंटरनल ऑर्गन्स को जब देखेंगे तो हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे जो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनसाइड द बॉडी, जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स, वजाइना एटसेट्रा। और पार्ट 2 में जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूंगा, जैसे कि मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता है, ऐसे ही फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली बल्वा कहा जाता है, जिसमें कि वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, है ना, क्लाइटोरिस, एंड कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी जो होती हैं वो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होती हैं। पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरिशमेंट ऑफ न्यू बॉर्न। जब बच्चा पैदा होता है तो फीमेल उसको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स का यूज करती है, यानी कि फीमेल में ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर चाइल्ड केयर। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स हमारे सामने हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा मोटिव है केवल और केवल पार्ट 1 को कंप्लीट करना। पार्ट 1 जब आप इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको मेरा पार्ट 2 देखना है, एंड पार्ट 3 में आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड। और इस तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट 1 इंटरनल ऑर्गन्स। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम एसेसरी डक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने मेल में आपसे बताया कि एसेसरी डक्ट्स मेल में 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। तो मेल में तो जो भी एसेसरी डक्ट्स हैं वो इंट्रा या एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स की कैटेगरीज में आती है, लेकिन फीमेल में एसेसरी डक्ट्स को लेकर जब भी आपसे डिस्कशन किया जाए, आपसे पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में कि फीमेल में एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं, तो आपको वहां पर आंसर देना है यूट्रस। फीमेल में जो यूट्रस है वो एक डक्ट कंसीडर्ड किया जाएगा। पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को भी हम लोग डक्ट में कंसीडर करते हैं, और उसके अलावा वजाइना को भी हम लोग एसेसरी डक्ट में कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स कि देयर आर 3 एसेसरी डक्ट इन फीमेल। नंबर 1 यूट्रस, तो फीमेल में यूट्रस एक एसेसरी डक्ट है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, जिसको मैं यहां पर FT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड थर्ड इज वजाइना। तो मेल में जैसे कि आप देखते हैं इंट्रा और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स होती हैं, लाइक ट्यूबुली रेक्टी, रेटेटेस्टिस, है ना, वासा इफ्रेंशिया। कुछ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट होती हैं जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये सभी नाम आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। तो इसी प्रकार से फीमेल की जो एसेसरी डक्ट्स हैं वो 3 एसेसरी डक्ट हैं। नंबर 1 यूट्रस, नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब, एंड नंबर 3 वजाइना। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक डक्ट की तरह एक्ट नहीं करता या फीमेल की एसेसरी डक्ट नहीं है। तो आप इन तीनों के नाम बड़े ध्यान से याद रखिए। इनके अलावा जो भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया जाता है डेफिनेटली वो सही आंसर होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस जो है वो फीमेल के एसेसरी डक्ट कंसीडर्ड किए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी बहुत सारे
स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। तो अल्टीमेटली जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी आपस में इंटीग्रेटेड होकर फंक्शनली सपोर्ट करते हैं बहुत सारी ऐसी प्रोसेस को जो फीमेल के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ओव्यूलेशन। द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ एग। फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में यानी कि 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम को या एग को रिलीज करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और आपको बता दूं, ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ओवरी। तो अल्टीमेटली जितने भी यहां पर कंपोनेंट्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, वो सभी कंपोनेंट्स या तो ओव्यूलेशन से रिलेटेड हैं या ओव्यूलेशन की प्रोसेस को फंक्शनली सपोर्ट करते हैं, या फिर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल बॉडी में कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है, ये आपको फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। तो जैसे कि ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने कहा ओवरी, क्योंकि फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन ओवरी में हो रहा है, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। आगे हम काफी डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है। एंड प्रेगनेंसी की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द प्रेगनेंसी इज यूट्रस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांटेड होता है वो वॉल ऑफ यूट्रस पर होता है, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और गैस्टेशन भी इसे कहा जाता है। तो ये गैस्टेशन की प्रोसेस हो या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो, जो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रेगनेंसी, या हम प्रेगनेंसी को कंसीडर्ड ही तभी करते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल से हो चुका होता है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बर्थ की मैं अगर बात करूं तो सर्विक्स, जो सर्विक्स है फीमेल में, दैट इज द नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस, एंड सर्वाइकल कैनाल जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। तो सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बर्थ से रिलेटेड हैं, क्योंकि बेसिकली बर्थ कैनाल का जो फॉर्मेशन होता है वो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना से होता है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल बर्थ कैनाल, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और इस तरीके से ये जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्थ। एंड फाइनली अगर मैं चाइल्ड केयर की बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड केयर, क्योंकि एक इन्फेंट को, एक न्यू बॉर्न बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेमोरी ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स में कुछ हाईली स्पेसिफिक मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई सेल्स कहते हैं, और ये सेल्स मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। मिल्क इजेक्टेड होता है आउटसाइड वाया निप्पल, और जो न्यू बॉर्न होता है, जो एक इन्फेंट होता है, वो अल्टीमेटली अपनी मदर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अब एनसीईआरटी की ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ऑल अबव स्ट्रक्चर ऑब्लिक कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। चलिए आज के इस लेक्चर में, क्योंकि हमें पार्ट 1 आपसे डिस्कस करना और पार्ट 1 है इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन में हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे ओवरी की। तो पार्ट 1 में सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन्स में हम बात करेंगे ओवरी की। फीमेल में 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इनकी लोकेशंस जो है वो नियर द किडनी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें किडनी से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, ओवरी से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिडर्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम ऐसे ऑर्गन को कह सकते हैं मेल में या फीमेल में जहां पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस परफॉर्म होती हो। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो रहा है एंड सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी उस ऑर्गन से हो रहा है, तो अगर ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुलफिल करता है तो उस ऑर्गन को हम क्या कंसीडर्ड करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखें, फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स में ओवरी जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी जो है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखिए इस डायग्राम में मैंने यहां पर आपको ओवरी का एक
आउटर स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ये रफली ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है, ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो ओवरी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 से 4 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको डायग्राम में ओवरी दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ कितनी होगी एक मैच्योर फीमेल में, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड ओवरी चारों तरफ से कवर्ड होती है एक थिन एपिथेलियल लेयर से। तो ओवरी चारों तरफ से एक थिन एपिथेलियल लेयर से कवर्ड होती है इस तरीके से। तो मैंने ओवरी को एक चारों तरफ से थिन एपिथेलियल लेयर से कवर्ड कर रखा है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। एंड ये थिन एपिथेलियल लेयर जिससे चारों तरफ से ओवरी कवर्ड होती है, लिटरली ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेसिकली, जिसमें सिंगल सेल की लेयर होती है। ओवरी के अंदर का जो खाली स्पेस है और ओवरी के बाहर सराउंडिंग पेरिफेरल का जो एरिया है, उनके बेसिस पर हम ओवरियन स्ट्रोमा जो है उसके अंदर का जो एरिया है पूरा ओवरी का, उसको हम 2 इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स कि ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट जोन्स। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक आपको रफली डायग्राम बना के बताने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, अगर ये एक ओवरी है, दिस इज द ओवरी, तो इसके अंदर का जितना भी स्पेस है, इसके अंदर जितना भी स्पेस है, मैं हाईलाइटेड करता हूं अंदर के पूरे स्पेस को। तो इसके अंदर जितना भी स्पेस है, ये मान लीजिए ओवरी के अंदर का खाली स्पेस है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर जितना भी स्पेस है हम उसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, पहली चीज। तो ओवरी के अंदर का जो स्पेस है दैट इज द ओवेरियन स्ट्रोमा। एंड ओवरी के अंदर का जो स्पेस ओवेरियन स्ट्रोमा है, उसमें जो पेरिफेरल रीजन है, अगर मान लीजिए ये रीजन जो बना रहा हूं मैं ब्लैक कलर से, ये पेरिफेरल एरिया है या पेरिफेरल रीजन है, तो इसके स्ट्रोमा का जो पेरिफेरल पोर्शन है या पेरिफेरल जोन है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके मिडिल में या अंदर की तरफ इनर जो एरिया है, स्पेस है, उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो मैं अब यहां पर आपको बता सकता हूं कि ओवरी के अंदर का जितना भी एरिया है दैट इज द स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा मींस ओवरी के अंदर का जो खाली स्पेस है वो स्ट्रोमा है, और उसका पेरिफेरल रीजन जो है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसका जो इनर रीजन है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट जोन, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ओके, अब हम बात करते हैं कि ओवरी की लोकेशन कहां पर होती है। ओवरी को अगर मैं बात करूं उसकी लोकेशन को, तो ये लोअर एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है और किडनी के काफी नजदीक होती है। दैट मीन्स कि ओवरी लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन नियर द किडनी। यानी कि हमारी फीमेल्स बॉडी में अगर आप बात करें तो फीमेल बॉडी में लोअर एब्डोमिनल कैविटीज में अगर आप देखेंगे तो नियर द किडनी जो है वो ओवरी प्रेजेंट होती है। एक फीमेल के पास 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, लोअर एब्डोमेन रीजन में किडनी के काफी करीब, ठीक है ना। और ओवरी जो होती है वो 3 डिफरेंट अलग अलग कह सकते हैं अपने अटैचमेंट रखती है, यानी कि 3 डिफरेंट कह सकते हैं सराउंडिंग रीजन से वो अटैच होती है। अगर मैं बात करूं पेल्विक वॉल से इसका अटैचमेंट होता है तो वो एक लिगामेंट्स की हेल्प से होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये ओवरी है तो ओवरी इस तरीके से यूट्रस से भी अटैच है। अगर मैं बोलूं ये यूट्रस है तो ओवरी का अटैचमेंट यूट्रस से भी है। ओवरी का अटैचमेंट लोअर एब्डोमेन कैविटी से भी है। ओवरी का अटैचमेंट इस तरीके से पेल्विक वॉल से भी है। तो आप कंसीडर करिए कि ये यहां पर पेल्विक वॉल से अटैच है, यहां पर लोअर एब्डोमेन से अटैच है और यहां पर यूट्रस से अटैच है। तो एक ओवरी जो होती है वो 3 डिफरेंट साइट पर अपना अटैचमेंट रखती है। तीनों ही अटैचमेंट जो ओवरी के हैं, चाहे वो पेल्विक वॉल से हो, चाहे वो यूट्रस से हो या लोअर एब्डोमिनल कैविटी से हो, ये अटैचमेंट लिगामेंट्स की हेल्प से होते हैं। यानी कि ओवरी जो 3 डिफरेंट साइट पर अपना अटैचमेंट कर रही है वो लिगामेंट्स की हेल्प से कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ओवरी का अटैचमेंट पेल्विक वॉल से जिस लिगामेंट की हेल्प से होता है उसका नाम क्या है, तो आप हमेशा याद रखें सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ओके, तो एक साइड पेल्विक वॉल से ओवरी का अटैचमेंट किसकी हेल्प से है, तो आप कहेंगे सस्पेंसरी
लिगामेंट की हेल्प से। ये आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, यूट्रस से ओवरी का अटैचमेंट भी लिगामेंट की हेल्प से होता है, लेकिन उस लिगामेंट का नाम क्या होता है? तो उसे हम यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। ओके, तो एक साइड पेल्विक वॉल से अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से, एक साइड यूट्रस से ओवरी का अटैचमेंट किसकी हेल्प से है? यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से। और इसी तरीके से लोअर एब्डोमिनल कैविटी से भी ओवरी का अटैचमेंट होता है, लेकिन लोअर एब्डोमिनल कैविटी से जो अटैचमेंट होता है ओवरी का, वो एक बड़े ही ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से होता है। दैट इज अ वेरी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द बॉडी, जिसको मीजोवेरियम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आप याद रखिए कि मीजोवेरियम क्या है। तो आप मीजोवेरियम को डिफाइन करेंगे, इट इज अ वेरी कह सकते हैं लार्ज या इट इज ब्रॉड लिगामेंट, जिससे कि ओवरी अपना अटैचमेंट लोअर एब्डोमिनल कैविटी से करती है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको तीनों लिगामेंट्स की पोजीशन दिखा सकता हूं। अगर मैं कहूं कि ये ओवरी है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। तो देख सकते हैं आप ओवरी का अटैचमेंट जो है वो पेल्विक वॉल से किस तरीके से हो रहा है। ये ओवरी जो है वो पेल्विक वॉल से अटैच है, ये एक लिगामेंट है और इस लिगामेंट की हेल्प से ओवरी अटैच है पेल्विक वॉल से। पेल्विक वॉल से अटैचमेंट है किसकी हेल्प से? तो आप कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से। यहां पर आप देखेंगे ओवरी का अटैचमेंट यूट्रस से है, ये भी एक लिगामेंट की हेल्प से है, और इस लिगामेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। ओके, एंड आप देखेंगे ओवरी का अटैचमेंट लोअर एब्डोमिनल कैविटी से, ये पूरा का पूरा एक ब्रॉड लिगामेंट है जो कि ओवरी को अटैच कर रहा है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से। ये देखिए आप, ये पूरा एक लिगामेंट है जितना एरिया मैं कवर कर रहा हूं, और इस ब्रॉड लिगामेंट को मैंने आपको क्या नाम बताया? दैट इज मीजोवेरियम। तो ये हम मीजोवेरियम यहां पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगामेंट जो कि ओवरी को फीमेल की बॉडी में अटैच करके रखते हैं, स्टेबल बनाकर रखते हैं। नंबर 1 सस्पेंसरी लिगामेंट, पहला लिगामेंट याद रखें सस्पेंसरी लिगामेंट। चलिए सेकेंड लिगामेंट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। 2 लिगामेंट्स हो गए यहां पर। और तीसरा लिगामेंट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे मीजोवेरियम। मीजोवेरियम इज द ब्रॉड लिगामेंट जो कि ओवरी को अटैच करता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी से। ये ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल बॉडी में, क्योंकि वहां पर ही फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है और सेक्स हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। सेकंड चीज मैंने बताई 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की लेंथ होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा कि ओवरी जो होती है उसके अंदर का जो एरिया है, स्ट्रोमा है, उसको हम 2 डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। पेरिफेरल रीजन जो होता है, पेरिफेरल यानी कि परिधीय एरिया जो होता है स्ट्रोमा का, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर साइड का एरिया होता है, अंदर का एरिया होता है, उसको मेड्यूला कहते हैं। ओवरी जनरली नियर द किडनी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, और ये एक पेयर होती हैं फीमेल्स में, और इनका 3 डिफरेंट साइट पर अटैचमेंट होता है। पेल्विक वॉल से अटैचमेंट होता है सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से, एक चीज हो गई। यूट्रस से अटैचमेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट जिसको मीजोवेरियम कहते हैं, और लोअर एब्डोमिनल कैविटी से ओवरी का अटैचमेंट होता है यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से। चलिए इंटरनल ऑर्गन्स में अब हम सेकेंड ऑर्गन्स को ले लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और वो है यूट्रस। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? यूट्रस की। तो यूटेरस फीमेल में नंबर में हमेशा एक ही होता है, और यूट्रस को हम लोग बॉम्ब, या हमेशा याद रखिए कि ये कई नामों से जाना जाता है। आप इसका एक नाम यूट्रस कह सकते हैं, इसको जनरली बॉम्ब भी कहा जाता है, एंड ये नंबर में हमेशा एक होता है, सिंगल इन नंबर, और इसका शेप इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, ठीक है ना। ये 3 आप बेसिक चीजें हैं जो यूट्रस के बारे में हमेशा याद रखिए। एक तो यूट्रस हमेशा नंबर में एक होते हैं, इनका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। यूट्रस के अगर आप स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्रस का जो टॉप पार्ट होता है, टॉप पार्ट ऑफ द यूट्रस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप देख रहे हैं ये फीमेल की बॉडी में यूट्रस के एक टिपिकल स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस टिपिकल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया है, देखिए ये यहां से लेके
ये पूरा रेड कलर से जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है इसको कलेक्टिवली आप क्या कह रहे हैं, यूट्रस। ओके, एंड यूट्रस का जो टॉप पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन मतलब ऊपरी हिस्सा, द टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस, या कह सकते हैं कि अगर ये एरिया जो है, क्योंकि यूट्रस जो ओपन हो रहा है वो इस नैरो ओपनिंग से ओपन हो रहा है जिसको हम सर्विक्स कहेंगे, तो टॉप पोर्शन या अपोजिट टू सर्विक्स ऐसा भी कह सकता हूं मैं। तो यूट्रस का टॉप पोर्शन या वो पोर्शन जो अपोजिट टू सर्विक्स होता है उसको सबसे पहले आप याद रखें, हम क्या कहते हैं, फंडस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडस इन यूट्रस? तो आप बोलेंगे फंडस इज टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस, या कह सकते हैं इट इज अपोजिट टू सर्विक्स, ठीक है ना। एंड अब हम देखेंगे कि यूट्रस की जो वॉल है, दिस इज द कंप्लीट थिकनेस ऑफ यूट्रस। इसको मैं पूरी यूट्रस की क्या कहूंगा, ये थिकनेस है, इतना थिकनेस यूट्रस में आपको देखने को मिल रही है इस स्ट्रक्चर में। दिस इज द कंप्लीट थिकनेस ऑफ यूट्रस, और इसकी जो यूट्रस की थिकनेस है उसको हम यूटेराइन वॉल कह सकते हैं। थिकनेस ऑफ यूट्रस को आप क्या कह सकते हैं, यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन वॉल जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी कि यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल है वो 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे अंदर की लेयर है, जिसको मैं रेड कलर से यहां पर पूरी तरह से हाईलाइटेड कर रहा हूं, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ये वाली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम? तो यूट्राइन वॉल जो है उसमें 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी जो 3 डिफरेंट लेयर, उसमें सबसे इनर मोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम क्या हुई, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। तो यूट्राइन वॉल में 3 लेयर है, इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम है। अब आप देखेंगे जो मिडिल मोस्ट लेयर है, यानी बीच की लेयर है, चलिए उससे पहले मैं बता देता हूं जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कह सकते हैं, पेरीमेट्रियम। तो ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये आप मान लीजिए यूट्रस के यूट्राइन वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है। तो ग्रीन कलर से जो लेयर बना रहा हूं दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, और इस आउटर मोस्ट लेयर को मैं नाम दे सकता हूं पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। तो पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है यूट्राइन वॉल की, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है। एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में एक और भी लेयर प्रेजेंट होती है, और उस लेयर को, जिसे मैं इस तरीके से लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में जो एक अनदर लेयर है यूट्राइन वॉल में, उसको हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम। क्या नाम दे रहे हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है ना। तो यूट्राइन वॉल में हमने देखा 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर, जिसको नाम आपने क्या दिया, एंडोमेट्रियम। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर, उसको आपने नाम दिया पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर है, मिडिल लेयर, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूं, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर। तो इस तरीके से यूट्रस में आपको यूट्राइन वॉल में 3 डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो फंडस क्या है आपको क्लियर हो गया। यूट्राइन वॉल क्या है, द कंप्लीट थिकनेस ऑफ यूट्रस इज नोन एज यूट्राइन वॉल विच मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर, इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, एंड बिटवीन देम मायोमेट्रियम, ठीक है। यूट्राइन वॉल के अंदर का जो ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, इसको यूटेराइन कैविटी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यूट्राइन कैविटी ही वो स्पेस होता है यूट्रस के अंदर, इनर स्पेस यूट्राइन कैविटी है, जिसमें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा यूट्रस के स्ट्रक्चर्स में आपको बहुत ही प्रॉपर वे में मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना है कि यूट्रस की जो नैरो ओपनिंग होती है, द नैरो ओपनिंग ऑफ यूटेरस, मैं यहां पर येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो नैरो ओपनिंग है यूट्रस की, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। द नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स, ठीक है ना। एंड ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है आफ्टर सर्विक्स, जो एक आउटर स्पेस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आउटर स्पेस,
इसको हम वेजाइना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आउटर स्पेस है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। यूट्रस में आपको जो नाम याद रखना है उसमें नंबर 1 फंडस, टॉप पोर्शन अपोजिट टू सर्विक्स, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या याद रखना है, यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों, 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। यूट्राइन वॉल के अंदर जो यूट्रस में खाली स्पेस है उसको हम यूट्राइन कैविटी कहते हैं। इसका शेप भी आप देख रहे हैं ट्राइंगुलर होता है। एक चीज ये ट्राइंगुलर शेप्ड होती है यूट्राइन कैविटी। एंड इसके अलावा आप हमेशा याद रखें ये कैसा स्पेस है, तो आप कहेंगे इनसाइड द यूट्रस। इनसाइड द यूट्रस जो स्पेस आपको दिख रहा है उसी को आप क्या कह रहे हैं, यूट्राइन कैविटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूट्रस में मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यूट्राइन वॉल में कितनी डिफरेंट लेयर होती हैं, 3 डिफरेंट लेयर। और उन तीनों डिफरेंट लेयर को हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। नंबर 1 एंडोमेट्रियम, नंबर 2 मायोमेट्रियम, नंबर 3 पेरीमेट्रियम। तो यूट्राइन वॉल में जो पहली इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, आपको बता दूं ये एक ग्लैंड्यूलर लेयर है, यानी कि इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच एक्ट एज ग्लैंड, और ये सीक्रेटरी लेयर्स भी कही जाती है क्योंकि इससे काफ़ी सीक्रेटरी सब्सटेंसेज या कह सकते हैं न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज जो है वो सीक्रेट होते हैं। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो यूट्राइन वॉल को लाइन करने का काम करती है, यानी कि ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है। तो यूट्राइन कैविटी की जो लाइनिंग बनाने वाली लेयर है वो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। आपको बता दूं एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपनी थिकनेस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती है। यानी एंडोमेट्रियम एक ऐसी ग्लैंड्यूलर लेयर है जो यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग को तैयार कर रही है, पर साथ में आप याद रखें कि इसकी जो थिकनेस है, किसकी थिकनेस, पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम लेयर की जो थिकनेस है वो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कम या ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती 3 से 4 दिन में आप देखते हैं जो ब्लड का लॉस होता है, आपने देखा होगा फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो जो ब्लड का लॉस होता है शुरुआती 3 से 4 दिनों तक, जिसको हम लोग जनरली ब्लीडिंग पीरियड कहते हैं। तो इन 3 से 4 दिनों में इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ब्लड का लॉस होता है उसका कारण क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस में वो अपना डीजेनरेशन करती है, और उसके डीजेनरेटेड होने की वजह से ही फीमेल में ब्लड के क्लॉट्स या ब्लड के फॉर्म में आप देखते हैं सीक्रीशंस होते हैं इनिशियल 3 to 4 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको याद रखना है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी या वो घटेगी, ये डिपेंड हार्मोनल कंट्रोल पर करता है। जैसे ही फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि एग रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, आप देखते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। जब मैं आगे आपको चलकर oogenesis की प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको वहां पर कार्पस ल्यूटियम का मीनिंग पता चलेगा, पर फिलहाल आप ऐसे समझें कि एक ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है, और जब ये ओवम रिलीज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसको मैं Cl से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का आफ्टर ओव्यूलेशन, वो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। वन इज द प्रोजेस्टेरॉन एंड अनदर इज एस्ट्रोजन। आपको बता दूं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए, इवन थिकनेस को मेंटेन बनाए रखने के लिए। एस्ट्रोजन का जब प्रोडक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, तो ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी कि यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस क्या होने लगती है, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में बढ़ने लगती है इस तरीके से। एंड जब प्रॉपर थिकनेस बन जाती है, बढ़ चुकी होती है, तो उस थिकनेस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो कहीं ना कहीं फिलहाल आप इतना समझें, आगे हम रेगुलेशन पढ़ेंगे हार्मोन्स का, कि फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। दोनों हार्मोन्स कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने और उसको मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो चुकी होती है प्रॉपरली, तो आप देखेंगे कि अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्लीवेज होने के बाद फाइनली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन फीमेल में हो जाता है, तो आप देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इसी एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है, और ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन कही जाती है। तो आप ऐसे समझें कि एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जिसमें थिकनेस का बढ़ना
आप देख सकते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से है। और जैसे ही प्रॉपर थिकनेस हो जाती है एंडोमेट्रियम लेयर की, और फीमेल अगर फर्टिलाइजेशन करती है, फीमेल में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो ब्लास्टोसिस्ट कैन कम ओवर हेयर एंड अटैच विद द एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो एंडोमेट्रियम लेयर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्राइन वॉल की लाइनिंग को तैयार कर रही है, और जो ये लेयर है इसी से कहीं ना कहीं ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच किससे होता है? एंडोमेट्रियम से, और फीमेल में फाइनली प्रेगनेंसी कंसीव होती है। चलिए, दूसरी लेयर का जो नाम है वो है मायोमेट्रियम। तो सेकंड यानी मिडिल लेयर जो है वो मायोमेट्रियम है। दैट इज ऑल्सो अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि आपको बता दूं ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। हम सभी जानते हैं कि जो मसल्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स कहते हैं, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। तो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है इन मसल्स का। तो मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स का मेन फंक्शन क्या है? तो आप ऐसे याद रखिए कि जनरली जब फीमेल में पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि बेबी का जब बर्थ होने वाला होता है, तो मायोमेट्रियम लेयर में जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्राइन वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ पुश्ड ऑफ होता है। यानी कि आप ऐसे समझें कि ड्यूरिंग द पार्चुरेशन द लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, जिसका नाम है मायोमेट्रियम, जिसमें कि स्मूथ मसल सेल्स हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, और इस वजह से बेबी जो है विल बी पुश्ड ऑफ टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो अल्टीमेटली बर्थ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट लेयर, देखिए इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं मैं कि यूट्राइन वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी? तो आपका आंसर होगा मायोमेट्रियम, ठीक है ना। तो यूट्राइन वॉल की मिडिल लेयर मायोमेट्रियम में जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो बेबी होता है वो मदर के बर्थ कैनाल या वजाइना के द्वारा बाहर की तरफ पुश्ड ऑफ हो जाता है, उसका बाहर की ओर मूवमेंट होता है, और उससे बच्चे का बर्थ होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन, ठीक है। आप इस डायग्राम के थ्रू या इस इमेज के थ्रू भी ये चीज समझ सकते हैं। द थर्ड एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज पेरीमेट्रियम। सबसे बाहरी लेयर जो है यूट्राइन वॉल की, उसको क्या कह रहा हूं मैं? पेरीमेट्रियम। ये लेयर केवल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक्सटर्नल है और थिन मेम्ब्रेन होती है, और ये केवल और केवल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका किसी भी टाइप से कॉन्ट्रैक्शन में कोई रोल नहीं है, और ना ही ये लेयर जो है वो ग्लैंड्यूलर है या सिक्रीटरी लेयर्स है कि इसमें ब्लास्टोसिस्ट कैन कम ओवर और वो उससे अटैचमेंट करे, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। पेरीमेट्रियम इज जस्ट ओनली फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स में अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। एक फीमेल के पास एक पेयर या कह सकते हैं 2 फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती हैं। तो जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे, फीमेल के पास ऐसी 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ठीक है ना। और दोनों फैलोपियन ट्यूब का अटैचमेंट किससे होता है? यूट्रस से होता है। तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं अगर दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ओवरीज हैं, ठीक है ना। तो ये और ये एक पेयर क्या है? 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब। अगर मैं फैलोपियन ट्यूब के डिटेल स्ट्रक्चर को अब आपसे डिस्कस करूं, देखिए आप पहले कंसेप्ट समझ गए फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के दोनों तरफ आप जो 2 हाथ जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं वो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है उसकी टोटल लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसकी लंबाई टोटल 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये अगर आप देखेंगे तो ओवरी, पेरिफेरल टू ओवरी, ओवरी को चारों तरफ से ये इस तरीके से कवर्ड की होती है। एक ओवरी जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये ओवरी है तो इस तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब है जिसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, तो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब ओवरी को पेरिफेरली कवर्ड करके एक्सटेंडेड होकर कहां पर जुड़ जाती है? यूट्रस में जाकर जुड़ जाती है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है ना। एक फैलोपियन ट्यूब में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर आप फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो उसमें आपको 3 डिफरेंट पार्ट देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मैंने अब एक फैलोपियन ट्यूब बना रखी है, और इस एक फैलोपियन ट्यूब के मैं डिफरेंट 3 पार्ट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो ओवरी के पेरिफेरल प्रेजेंट पार्ट होता है, देखिए अगर ये ओवरी है, दिस इज ओवरी,
तो ओवरी के पेरिफेरल जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये बाहरी पार्ट जो है, जो ओवरी के पेरिफेरल प्रेजेंट है, दैट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिब्यूलम जो है वो पहला पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। उसके बाद आप देखेंगे इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, देखिए ये मैंने कवर्ड कर रखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये एक सॉइल पार्ट होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ये एम्प्यूला है, और ये पार्ट कौन सा है, इनफंडिबुलम। और लास्ट पार्ट जो कि यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब का अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्रस से लेकर ओवरी तक आपको 3 पार्ट सीक्वेंस में जमाना है, तो इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, या ओवरी से लेकर अगर आपको यूट्रस तक इन 3 पार्ट्स को एक सीक्वेंस में जमाना है, तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो फिलहाल हम इतना समझ गए कि एक फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल में, वैसे एक पेयर फैलोपियन ट्यूब होती है, लेकिन एक फैलोपियन ट्यूब में 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है, जो ओवरी के पेरिफेरल प्रेजेंट होता है, दैट इज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पार्ट में ही आपने देखा होगा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। देखिए ये इनफंडिबुलम पार्ट में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है ओवम को कैप्चर करना, कैच करना, इसको हम फिम्बरी कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब का कोई पार्ट है, तो आप कह सकते हैं फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब का वैसे तो एक पार्ट है, लेकिन फिम्बरी लिटरली बात की जाए तो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो फिम्बरी क्या है, तो आप देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि आप देखते हैं, कैच करते हैं किसको, ओवम को या एग को फ्रॉम द ओवरी, उनको हम यहां पर फिम्बरी कर रहे हैं। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट विल कैच द एग फ्रॉम ओवरी, ठीक है ना। एंड फिम्बरी इज द पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। तो फिम्बरी कोई सेपरेट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का ही एक अग्र हिस्सा है, आगे का हिस्सा क्या है, फिम्बरी। सेकेंड चीज याद रखें कि इनफंडिबुलम जो पहला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ये फनल शेप्ड होता है। इसका शेप कैसा होता है, फनल शेप्ड, एंड ये बहुत ज्यादा क्लोज किसके होता है, ओवरी से। आप देखेंगे जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है, तो इनफंडिबुलम के जो फिम्बरी वाला पोर्शन है, इनफंडिबुलम का ही पार्ट क्या है, फिम्बरी, वो इस ओवम को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है इस तरीके से, और ओवम कैप्चर होकर इनफंडिबुलम में क्या कर जाता है, प्रवेश, और प्रवेश कर फिर ये थोड़ा सा आगे जाकर सेकेंड जो पार्ट है जिसको मैंने क्या बोला, एम्पुला। ओवम कहां पर पहुंच जाता है, एम्पुला में। तो एम्पुला में जब ओवम पहुंचता है तो यही वो साइट होती है फैलोपियन ट्यूब में जहां पर कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंडक्ट होती है। पर फिलहाल हम ऐसे समझते हैं कि इनफंडिबुलम अगर ओवरी के काफी करीब प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली इनफंडिबुलम पार्ट की जो ओपनिंग होगी, इनफंडिबुलम पार्ट जिस भी अपर्चर के थ्रू ओपन होगा लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, मान लीजिए ये अपर्चर मैंने बनाया, इस अपर्चर या छेद के थ्रू इनफंडिबुलम पार्ट ओपन हो रहा है कहां पर, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। इसकी इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्टल ऑस्टियम। यानी कि फैलोपियन ट्यूब, सिंपल कर रहा हूं मैं, बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग होना जरूरी है। एक ओपनिंग यहां पर होगी जिससे कि ओवम को क्या करेगा, ये एंटर करेगा अपने अंदर, और दूसरी ओपनिंग जहां पर ये यूट्रस में ओपन हो रहा होगा, यानी ये वाली ओपनिंग। तो एक ओपनिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल ऑस्टियम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, डिस्टल ऑस्टियम। और इसकी दूसरी ओपनिंग जो यूट्रस के डायरेक्शन में होती है यहां पर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल ऑस्टियम, ठीक है ना। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको याद रखना है। तो डिस्टल और प्रॉक्सिमल ऑस्टियम को लेकर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए डिस्टल ऑस्टियम क्या है और प्रॉक्सिमल ऑस्टियम क्या है। तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, डिस्टल ऑस्टियम क्या है, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के डायरेक्शन में। एंड प्रॉक्सिमल ऑस्टियम भी क्या है, ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, पर ये किस डायरेक्शन में है, यूट्रस के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब किसकी हेल्प से ओपन हो रही है, प्रॉक्सिमल ऑस्टियम की हेल्प से, और फैलोपियन ट्यूब लोअर एब्डोमिनल कैविटी में किस अपर्चर से या ओपनिंग से अपने आप को ओपन कर रही है, तो आप बोलेंगे डिस्टल ऑस्टियम से, ठीक है ना। तो डिस्टल ऑस्टियम एंड प्रॉक्सिमल ऑस्टियम, देयर आर 2 डिफरेंट अपर्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक लोअर एब्डोमिनल साइड पर है और एक यूट्रस की ओर है।
ओवम जो है, जो ओवरी से रिलीज होगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, उस ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करने के लिए कौन सा अपर्चर यूजफुल होगा, या किस अपर्चर के थ्रू वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर होगा? तो आपका आंसर होगा डिस्टल ऑस्टियम। ठीक है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मॉर्यूला होगा, आप देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉर्यूला आफ्टर सम क्लीवेज, तो मॉर्यूला जो होता है वो डिसेंड होकर, इस तरीके से डिसेंड होकर यूट्रस में पहुंचेगा। तो फैलोपियन ट्यूब से मॉर्यूला डिसेंड होकर यूट्रस में जब पहुंचता है तो किस ओपनिंग से या अपर्चर से होकर निकलता है वो फैलोपियन ट्यूब से? तो आपका आंसर होगा प्रॉक्सिमल ऑस्टियम। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्पुला क्या है। तो अभी हमने देखा फैलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम ऐसा कोई पार्ट है जिसमें फिम्बरी उसका हिस्सा है, तो ये मान लीजिए इनफंडिबुलम है। आगे जाकर इनफंडिबुलम हल्का सा कुछ सॉइल स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ ऐसा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का आफ्टर इनफंडिबुलम, दैट इज द एम्पुला, और ये एक सॉइल स्ट्रक्चर है। और हमेशा याद रखिए जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो यहीं पर होती है। तो आप देखेंगे कि ओवम जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है, ये मान लीजिए ओवरी है। ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि ओवरी से ये मान लीजिए ओवम रिलीज हुआ, ओवम फैलोपियन ट्यूब में डिस्टल ऑस्टियम की हेल्प से एंटर करेगा। हालांकि फिम्बरी उसको कैप्चर करती है, देन आफ्टर वो डिस्टल ऑस्टियम के थ्रू एंटर होता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। अब इस तरीके से एग जो है वो इनफंडिबुलम से होता हुआ कहां पहुंचता है भाई? एम्पुलरी रीजन में। और एम्पुलरी रीजन में ही कौन पहुंचते हैं? स्पर्म। तो स्पर्म फीमेल में कैसे एंटर करते हैं? तो ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, आप देखेंगे इस प्रकार से ये यूट्रस है, तो यहां से स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ये मान लीजिए स्पर्म है। स्पर्म जो है वो वेजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, प्रॉक्सिमल ऑस्टियम के द्वारा फैलोपियन ट्यूब के स्टेमस रीजन से एंटर करते हैं, और वो भी कहां पर पहुंच जाते हैं? एम्पुलरी रीजन में। तो एम्पुलरी वो रीजन है फैलोपियन ट्यूब में जहां पर ओवम और स्पर्म का मिलन होता है, यानी कि यहां पर ओवम और स्पर्म जब एक साथ पहुंच जाते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमेशा पाई जाती है। तो मैं कह सकता हूं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों। एंड थर्ड पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम स्टिमस कह रहे हैं। और ये कौन सा पार्ट है? जो नियर द यूट्रस प्रेजेंट है। तो फैलोपियन ट्यूब ओपन इनटू यूट्रस बाय एन अपर्चर। ये हम जानते हैं कि स्टिमस में ही एक अपर्चर है जिससे कि फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है यूट्रस में, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ऑस्टियम। ठीक है ना। और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो कई बार शेप को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनफंडिबुलम का शेप्ड किस शेप्ड का होता है इनफंडिबुलम? तो आप कहेंगे इसका शेप होता है फनल शेप्ड। ठीक है ना। तो इनफंडिबुलम फनल शेप्ड है एक चीज। एम्पुला का शेप कैसा होता है? तो ये सॉइल स्ट्रक्चर है। और अब से पूछा जाए स्टिमस कैसा होता है, तो आप बोलेंगे पाइप लाइक। तो ये तीनों के आपको शेप भी याद रखने हैं। तो जब भी हम फैलोपियन ट्यूब को पढ़ें, इसके बारे में हमें कुछ कमेंट्स हमेशा याद रखने हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। फंडिबुलम जो नियर द एब्डोमिनल कैविटी या पेरीफेरी ऑफ ओवरी, उसके बाद एम्पुला, और आखिरी में जो यूट्रस के साथ अटैच वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको स्टिमस कहते हैं। 2 ओपनिंग होती हैं फैलोपियन ट्यूब में, जो ओवरी के डायरेक्शन में ओपनिंग है या एब्डोमिनल कैविटी में ओपनिंग है उसको हम लोग डिस्टल ऑस्टियम कह रहे हैं, और जो यूट्रस के डायरेक्शन में ओपनिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रॉक्सिमल ऑस्टियम। ठीक है। चलिए फाइनली हम बात करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में, उसके इंटरनल ऑर्गन्स में आखिरी कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। तो ऐसे समझिए आपके एक फीमेल के यूट्रस की जो नैरो ओपनिंग है, आप ऐसे समझिए ये मान लीजिए फीमेल के यूट्रस की एक नैरो ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये नैरो ओपनिंग जो यूट्रस की है इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे सर्विक्स को? तो सर्विक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दैट इज द नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस, और जो कनेक्ट करता है किसको? वजाइना को यूट्रस से। तो ये पूरा पार्ट जो है आप देखेंगे, ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वजाइना है। तो वजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए ये यूट्रस है। वजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन है? सर्विक्स, या इसको कह सकते हैं दैट इज द नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस। एक चीज हो गई। अब देखेंगे आपकी जो सर्विक्स की कैविटी है या सर्विक्स की जो कैनाल है, जैसे कि ये पूरा पर्टिकुलर रीजन जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं,
जो कैनाल या कैविटी ऑफ सर्विक्स है उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल का मतलब क्या हुआ बच्चों? कैनाल ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स की कैनाल है उसको हम क्या कह सकते हैं? सर्वाइकल कैनाल। तो दो चीजों की मीनिंग आप समझें। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स का मतलब होगा सबसे पहले तो नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस जिस नैरो ओपनिंग में ओपन हो रहा है आउटसाइड द वेजाइना, उसको हम क्या कहेंगे? सर्विक्स। ठीक है ना। एंड कैनाल ऑफ सर्विक्स या कैविटी ऑफ सर्विक्स को हम नाम दे सकते हैं सर्वाइकल कैनाल। और जैसे ही सर्विक्स के फॉर्म में या सर्विक्स के थ्रू यूट्रस बाहर की ओर ओपन होता है, तो यूट्रस बाहर की ओर सर्वाइकल कैनाल के थ्रू या सर्विक्स के थ्रू ओपन कहां पर होता है? दैट स्ट्रक्चर इज वेजाइना। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि यूट्राइन कैविटी इज अटैच्ड टू द वेजाइना विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल। जब बच्चे का बर्थ होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे का बर्थ फीमेल में बर्थ कैनाल के थ्रू होता है। एंड बर्थ कैनाल का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखें, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को हम एक साथ क्या कह सकते हैं? बर्थ कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये पूरा एरिया क्या है? वेजाइना। और ये एरिया क्या है? सर्वाइकल कैनाल। तो एक बेबी जब बाहर की ओर पुश्ड ऑफ होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, तो वो सर्वाइकल कैनाल से होकर वेजाइना के रास्ते से शरीर के बाहर इजेक्टेड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो हम कह सकते हैं सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल बर्थ कैनाल। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्थ कैनाल क्या है। तो आप कहेंगे सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को एक साथ हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। देखिए, अब जितना भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स में पढ़ा है, मैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को जोड़कर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये पार्ट क्या है? तो आप बोलेंगे वन पेयर ऑफ ओवरी इस तरीके से नियर द किडनी प्रेजेंट होती हैं। ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ओवरी के अंदर का पूरा खाली स्पेस को मैंने आपसे क्या बोला? क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा क्या है? इनर स्पेस ऑफ द ओवरी। स्ट्रोमा में मैंने आपको दो चीजें बताई कि जो पेरिफेरल रीजन है वो क्या है? कॉर्टेक्स है। और जो इनर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ओवरी की जो साइज है वो मैंने आपको क्या बताई? 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी 3 जगह पर लिगामेंट से अटैच होती है। ये जो लिगामेंट से अटैचमेंट है ये यूटेरो, इसको ओवेरियन लिगामेंट कह सकते हैं। एक पेल्विक बॉल से भी ओवरी का अटैचमेंट होता है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और लोअर एब्डोमिनल कैविटी से भी ओवरी का अटैचमेंट होता है जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। अब आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। आप देखेंगे जो नियर द ओवरी पार्ट है, पेरीफेरी द ओवरी पार्ट है, उसको मैंने क्या नाम दिया? इनफंडिबुलम। तो ये इनफंडिबुलम हो गया। उसके बाद बीच में एक सॉइल पार्ट होता है जिसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? यहां पर एम्पुलरी रीजन या एम्पुला। और उसके बाद फाइनली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ी होती है, उसको हम इस्थमस नाम दे रहे हैं। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इस्थमस का जो इनिशियल रीजन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखता है, जो आप देख ही रहे हैं इस डायग्राम में। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फिम्बरी। एंड फिम्बरी इज द पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। ठीक है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। अब आप देखेंगे यूट्रस के अंदर जो खाली स्पेस है इनसाइड, उसको हम क्या कह सकते हैं? यूटेराइन कैविटी। तो ये स्पेस अंदर का क्या हो गया? यूटेराइन कैविटी। ठीक है। एंड यूट्रस की जो पूरी थिकनेस है उसको यूट्राइन वॉल कहा जाता है, जिसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या नाम दे सकते हैं? एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंड्यूलर लेयर है। और इसकी थिकनेस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान घटती बढ़ती रहती है। इनिशियल 3 to 4 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम के डीजेनरेशन की वजह से फीमेल में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट की लेयर है, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, इसको मैं नाम दे सकता हूं पेरीमेट्रियम। ये केवल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसकी और कोई बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में अगर मैं बात करूं तो एक और लेयर होती है जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो मैं येलो कलर से यहां पर बना रहा हूं। और इस लेयर को मैं क्या नाम दे सकता हूं? तो इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के दौरान इस लेयर में ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड बेबी विल बी पुश्ड ऑफ। ठीक है ना। यूट्रस का टॉप पोर्शन जो होता है उसको हम फंडस कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये फंडस है, यूट्रस का टॉप पोर्शन है। ओके, एंड नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस, ये नैरो ओपनिंग जो यूट्रस की उसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है ना। सर्विक्स की जो कैनाल है या कैविटी है उसको भी एक नाम दिया मैंने, उसको मैं क्या कह रहा था, सर्वाइकल कैनाल। तो रेड कलर से जो ये मैं सर्विक्स की कैविटी या कैनाल बना रहा हूं, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज द सर्वाइकल कैनाल। कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर्विक्स के थ्रू यूट्रस आउटसाइड ओपन होता है, और आउटसाइड ये किस में ओपन होता है, तो ये वजाइना में ओपन होता है। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर क्या है, वजाइना, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि सर्विक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कहां से होता है, चाइल्ड का बर्थ कैनाल के थ्रू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ कैनाल, जो मैंने आपको बताया है। तो बर्थ कैनाल का मतलब होता है सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल मींस कैनाल और कैविटी ऑफ सर्विक्स। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल बर्थ कैनाल, ये आप हमेशा याद रखिए। तो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने फीमेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में स्टडी, इंटरनल ऑर्गन्स में स्टडी किए। नंबर 1, ओवरी। ओवरी के बारे में आप जान चुके हैं क्या होता है बहुत अच्छे से, 1 पेयर ओवरी होती हैं। देन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूट्रस। यूट्रस की वॉल भी हमने देख ली, 3 डिफरेंट वॉल होती है। उसके अलावा फंडस क्या है, सर्विक्स क्या है, सर्वाइकल कैनाल क्या है, एंड हमने फाइनली देखा वजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल क्या है, ठीक है ना। एंड बर्थ कैनाल हम किसे कहते हैं। तो ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप वो प्रॉपरली समझ चुके हैं तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत आराम से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ना है हमें। तो अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 देखना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू।